हेलो स्टूडेंट, इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड की थी वो चैप्टर 6 थी का पहला टॉपिक था, जिससे हमने जैव प्रक्रम के बारे में बात की है। इस बार यही चैप्टर 6 ही है। चैप्टर 6 में पोर्शन है, आप लोग चेक करोगे चैप्टर 6 में आपको पोर्शन मिल जाएगा। 105 पेज पर है ये। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग यहाँ से देखिएगा, ठीक है। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, तो जब हम टहलते हैं, चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, रन करते हैं, तो आप लोग जानते हो उस टाइम हमारे शरीर से कितनी एनर्जी यूज़ होती है, हम लोग थक भी जाते हैं ना। और जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करते रहते हैं इस तरीके से, तो भी हमारे शरीर में इस तरीके से मतलब कि दौड़ना, चलना, साइकिल चलाना, इस तरीके से कोई एक्टिविटी हम नहीं करते रहते हैं, तो भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस। जैसे कि आप कोई सामान भी खरीद लेते हो, आपने गाड़ी खरीद ली तो भी उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी रहेगी तभी तो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस होगी। तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस कर रही है। जैसे हमारी बॉडी में कोई टिश्यू है वो डैमेज हो गया, जैसे बॉडी में हमारे टिश्यूज़ जो है डैमेज होते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता, और वो डैमेज होते हैं और वो बनते भी रहते हैं, उसकी रिपेयरिंग भी, मेंटेनेंस भी चलती रहती है। तो वही चीज़ है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से ही पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वो भोजन है। तो मतलब कि वृद्धि के लिए, बॉडी के हमारे ग्रोथ के लिए, या बॉडी में प्रोटीन के निर्माण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से खाना खाते हैं ना। हम लोग फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उस खाने से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है ना। तो वही बातें यहाँ पे कही गई है। सजीव मतलब ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। सजीव जीवों की, सजीव मतलब जिनमें वो हो, जान हो। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता समान है। तो सभी जीव हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, सबको ऊर्जा ज़रूरत होती है। सब खाना खाते हैं, खाने के बिना कोई नहीं जी सकता, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। अब हम सब हैं एनिमल से, वो भी खाना खाते हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं ना। सबको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन हाँ, हम सब एक तरीके का खाना नहीं खाते हैं, अलग अलग किस्म का हम लोग खाना खाते हैं। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड या जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो कार्बन बेस होता है, ठीक है। अधिकतम क्या होता है, अधिकतम कार्बन बेस होता है। तो यहाँ बात हम कर रहे हैं पौधे की। देखिए, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड या जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। तो हमने क्या बताया था कि सभी जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट हो, सबको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन सबको ऊर्जा लेने का तरीका अलग अलग होता है, और जो ऊर्जा में वो एज अ फूड जो लेते हैं वो चीज़ भी अलग अलग होती है। पहली बात तो सब लोग एक तरीके का खाना नहीं खाते हैं, ना ही सब लोग एक तरीके से ऊर्जा लेते हैं। जैसे हम लोग कैसे ऊर्जा लेते हैं, हम लोग हमको ऊर्जा लेनी होती है तो हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, खाना बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, फिर उससे हमको एनर्जी मिलती है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, हम लोग खाना क्या खाते हैं, हम सब्ज़ी भी खाते हैं। तो हम लोग क्या सब्ज़ी मतलब जो हम लोग खाते हैं, तो हम लोग सब्ज़ी खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। प्लांट्स हमको सब्ज़ी देता है ना। या फिर हम कुछ और भी खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, तो वो भी हम किसी और से ले रहे हैं उस चीज़। या फिर हम कुछ और चीज़ पे खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वो भी हम किसी और से ले रहे हैं ना, प्लांट से ले रहे हैं। तो हमने अपना फूड तो खुद नहीं बनाया, हमने प्लांट से लिया या एनिमल से अपना फूड लिया। तो जो लोग अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उनको परपोषी कहा जाता है, ठीक है। और जो लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको स्वयं पोषी कहा जाता है, जैसे कि प्लांट्स हो गए। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना वो खुद बनाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, सन की एनर्जी लेते हैं ना, इन सब के प्रेजेंस में अपना फूड बना लेते हैं। तो प्लांट्स डिपेंड नहीं होते।
तो यहाँ पर ये बात हो रही थी, यहाँ पे देखिए लिखा है कि अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड से जल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जीव में कौन है, प्लांट्स की बात हुई। प्लांट्स ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं और सूर्य की रोशनी लेके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वयंपोषी होते हैं, क्योंकि ये स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। जिनमें सभी हरे पौधे हैं तो कुछ जीवाणु आते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसमें हरे पौधे आ जाते हैं और कुछ जीवाणु आते हैं। जीवाणु मतलब समझ लीजिए आप साइनोबैक्टीरिया हो गया, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, हरी नीली शैवाल। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि यह जीव के समाक्षता तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। तो जैसे अन्य जीव होते हैं वो जटिल पदार्थ को खाते हैं। जैसे कि हम लोग इंसान लोग हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है ना, जो हमारे पेट में जाता है तो उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज करना होता है ताकि वो ब्लड जो है आराम से उसको एब्जॉर्व कर सके, उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। तो यहाँ पे ये चीज़ की बात हो रही है। तो उनको खंडित करना मतलब कि उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना अनिवार्य होता है। जब जो भी जीव जटिल पदार्थ को खाते हैं वो सरल पदार्थ में खंडित करना अनुकूल होता है, मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना ज़रूरी होता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सकें। और ये एब्जॉर्ब होंगे ये एब्जॉर्ब क्यों होंगे, ताकि हमारे शरीर में वृद्धि हो, हमारे शरीर में प्रोटेक्शन मेंटेनेंस हो, हमारे शरीर के प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीज़ क्यों होता है। इसे प्राप्त करने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए जीव क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। जैव उत्प्रेरक मतलब बायो कैटेलिस्ट। ये जो बायो कैटेलिस्ट होते हैं ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का काम करते हैं। मान लीजिए हमारे शरीर में कोई भी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, कोई भी चीज़ बन रहा है, मान लीजिए हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कैटेलिस्ट का यूज़ करेगी। ताकि वो जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन का निर्माण है वो इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। और इससे ज़्यादा उपयोग करते हैं जिसे एंजाइम करते हैं। तो हमारे शरीर किस चीज़ का उपयोग करेगी, एंजाइम का करेगी। अतः विषम पोषी सजीवता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी आश्रित होते हैं। जो विषम पोषी होते हैं वो उत्तर जीवता के लिए, मतलब अपने जीवन जीने के लिए, खान पान के लिए वो दूसरों पोषी पर आश्रित होते हैं। स्वपोषी में वो आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, विषम पोषी में वो आते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषम पोषी जीवों में सम्मिलित हैं। जंतु तथा कवक जो होते हैं, ये जो कवक मतलब फंजाई, ये विषम पोषी होते हैं, मतलब ये दूसरों पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने पीने के लिए। बात करेंगे स्वयंपोषी के बारे में। स्वयंपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। स्वपोषी जीव के कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। तो मतलब जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रकाश सूर्य की रोशनी लेते हैं, वाटर लेते हैं, जिससे अपना भोजन बनाते हैं। तो जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, उसकी एक रिएक्शन होती है, जिसे यहाँ पे दिया हुआ है। वह रिएक्शन के बारे में ऊपर ये दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा कि पौधे क्या होते हैं, कार्बन ऑक्साइड को लेकर और जल को लेकर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो कि एनर्जी होती है, प्लस O2 बनाते हैं, ऑक्सीजन जो कि निकल जाता है वायु में, प्लस H2O बनाते हैं। तो 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला प्लस 6O2 बनाते हैं प्लस 6H2O बनाते हैं। तो यही यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि कार्बोहाइड्रेट में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में अध्ययन करेंगे यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन के डाइऑक्साइड जल के रूप
के कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले लेते हैं और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में, उपस्थिति में ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसको वो एज ए एनर्जी यूज़ करते हैं, प्लस O2+2 बनाते हैं। तो उन्होंने वैसे के पौधे ने समझ लिया ग्लूकोज को बना लिया, कार्बोहाइड्रेट को बना लिया। अब जितना उनको कार्बोहाइड्रेट उनको यूज़ करना है तो उन्होंने यूज़ किया, फिर जो बच गया कार्बोहाइड्रेट उन्होंने उसको संचित कर लिया, मतलब कि स्टोर कर लिया। और स्टोर कैसे किया? स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में स्टोर किया। तो पौधे जो भी एनर्जी को स्टोर करते हैं उसको मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। जैसे कि हम अपने घर में खाना बनाते हैं, खाना बच जाता है तो इसको स्टोर करके रख देते हैं ना, उसी तरीके से पौधे होता है, खाना बनाया उन्होंने, खाना बच गया, खाना मतलब खाने में उन्होंने कार्बोहाइड्रेट बनाया, ग्लूकोज बनाया, तो जो बच गया जो खाना उसमें उन्होंने मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, मड को आप स्टार्च बोल सकते हो इंग्लिश में, के रूप में संचित कर लिया। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तब पौधे द्वारा आवश्यकता प्रयोग करी जाएगा। तो ये क्या है? रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेंगे, मतलब मान लीजिए कभी पौधा भोजन नहीं बना सका ना, तो उस टाइम पे कोई परेशानी के टाइम पर पौधा इसी संचित स्टार्च को यूज़ करेगा। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी जिस तरीके से बताया कि वो जो खाना बच गया था पौधे ने उसको संचित करके रख लिया, स्टोर करके रख लिया, उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी खाना स्टोर होता है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनती है उसमें से हम एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, फिर जो एनर्जी बचती है उसको हम ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर कभी मान लीजिए हम भूखे हैं, हमको खाना नहीं मिल पा रहा है, उस टाइम पर हमारी बॉडी इसी ग्लाइकोजन को यूज़ करती है। कुछ इसी तरीके की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है। तो जिस तरीके से पौधे लोग मंड के रूप में संचित करते हैं खाने को, एक्स्ट्रा खाने को, उस तरीके से हमारी बॉडी एक्स्ट्रा खाने को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती है। फिर जब हमारे शरीर में मान लीजिए वो खाना नहीं मिल पा रहा है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, हम भूखे हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है? हमारे शरीर को यही ग्लाइकोजन एनर्जी देता है। इसके आगे हम देखेंगे, आपने वहाँ देखा होगा क्लोरोफिल लिखा था ना। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये हरे कलर का होता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्व करना, समझ रहे हैं? तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल जो होता है हरे कलर का होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट आप बोल सकते हैं इसको, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोफिल है ये हरे रंग का होता है, और इसी से ये पौधे को हरा कलर भी देता है। और प्रकाश संश्लेषण के टाइम पर इसका बहुत अहम इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। ये प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, उसको ये एब्जॉर्व करता है। कौन? क्लोरोफिल एब्जॉर्व करता है सूर्य की ऊर्जा को। इससे फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब जब प्लांट में फूड बनाते रहते हैं उस टाइम क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करिए। जैसे मैं बताया कि क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो प्रकाश ऊर्जा मिलती है, सनलाइट जो मिलती है, उसको रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जल के जो अणु होते मतलब H2O, जल अणु मतलब H2O को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अलग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ऐसे आप समझ लो। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है और H2O का अपघटन हो जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मधुमक्खी पौधे, मतलब कि जो मैं बताया कि पहले क्लोरोफिल ऊर्जा को अवशोषित करेगा, फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, जल के अणु अपघटित हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट अपचयन हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि एक के बाद लगातार जल्दी हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जो मरुद्भिद पौधे मतलब जो रेगिस्तान वाले पौधे होते हैं उनको मरुद्भिद पौधे कहते हैं। मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक
उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। तो पौधे क्या करते हैं, ये रात के टाइम पर कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, लेकिन रात के टाइम पर उनको सूर्य की ऊर्जा तो मिल नहीं सकती। उनके बॉडी में क्लोरोफिल है बट सूर्य की ऊर्जा तो मिल नहीं सकती रात के टाइम पर। रात के टाइम पर तो मून आ जाता है। तो ये पौधे क्या करते हैं, रात के टाइम पर ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, फिर जब दिन का टाइम आता है तब ये अपने क्लोरोफिल की मदद से सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। आइए हम देखिए उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूर्यरश्मि द्वारा अनुकरण करेंगे तो आप नोट करेंगे कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्हें में क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। तो उन्होंने यहाँ पे एक फिगर दिया, उन्होंने कहा कि एक पत्ती लेते हैं और उसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद उसको सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे तो हमको उसमें से क्या दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल भरा होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक कोशिकांग होता है, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है जो कोशिका द्रव के अंदर पाए जाते हैं, उसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने फिगर दिखाया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक पत्ती इन्होंने पत्ती का एक पत्ती कटिंग इन्होंने ले ली। अब ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ये सूक्ष्मदर्शी में, ये सूक्ष्मदर्शी के अंदर दिखाया गया है। तो सूक्ष्मदर्शी के अंदर आप ये देखेंगे कि ये देखिए गोला गोला जो दिखाई दे रहा है, ये कण जो दिखाई दे रहा है, ये हरित लवक है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट है। ये वायु कोश है, एयर स्पेस कहते हैं, खाली जगह को वायु कोश कहते हैं। ये द्वार कोशिका है, गार्ड सेल इसको बोलते हैं। अभी द्वार कोशिका के बारे में आगे बताऊंगी। ये नीचे की त्वचा है जिसको आप लोअर एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं, नीचे की त्वचा को। और ये ऊपर की जो त्वचा होती है इसको आप अपर एपिडर्मिस भी बोल सकते हो। और इसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है मोम के तरीके से, इसको मोमी क्यूटिकल कहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक पत्ती का जो फिगर है, पत्ती का ये पत्ती थी, ये पत्ती सूक्ष्मदर्शी के अंदर थी ना, ये पत्ती को सूक्ष्मदर्शी के बाहर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, ये लैमेला इन्होंने शो किया गया, पर पटल मतलब लैमिना, और ये शीरा है मतलब कि वेन, पत्तियों में से वेन तरीके से निकला होता है ना, उसी को उन्होंने वेन कहा है। और ये इसको मिड रिब कहा है, पत्ती के जो बीच में शीरा होती है इसको मिड रिब कहा गया है। और ये इन्होंने जाइलम और फ्लोएम शो किया गया है। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर संवहन बंडल बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम को दोनों को मिलाकर संवहन बंडल बोला जाता है, मतलब कि वैस्कुलर बंडल। फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, फूड का सप्लाई करना। जाइलम का काम होता है वाटर का सप्लाई करना। तो इसके आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने लेबोरेटरी वर्क दिया हुआ है ये बताने के लिए कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल जो है वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण में। तो इसको आप एक अपने से पढ़ सकते हो, ये जो क्रियाकलाप दिया हुआ है। बाकी ये एक लेबोरेटरी वर्क है। तो क्लोरोप्लास्ट में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट का काम, क्लोरोफिल का काम मैंने बताया था कि ये प्रकाश संश्लेषक टाइप इसका इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, क्योंकि ये सूर्य की जो किरण होती है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है ताकि वो प्रकाश संश्लेषण में फूड बनाने में यूज़ हो सके। तो ये आप पढ़ सकते हो खुद से, एक लेबोरेटरी वर्क है, यही इसमें बताया गया है। तो इसके आगे हम देखते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हम रंध्र की चर्चा की थी। रंध्र मतलब स्टोमेटा। यहाँ पर देखिए रंध्र का फिगर भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर रंध्र का जो फिगर दिया हुआ है इसमें द्वार कोशिकाएं लिखी गई। ये यदि दो ये द्वार कोशिका शो किया गया है। और ये जो हरे कलर का बिंदु जैसे दिखाई दे रहा है इसको हरित लवक कहा गया है, और इसको रंध्र छेद कहा गया, मतलब स्टोमेटा पोर कहा गया है। देखिए मैंने वहाँ पे फिगर में आपको दिखाया था गार्ड सेल के बारे में मैंने आपको दिखाया था। अभी जब मैंने पत्ती के प्रकाश दिखाया, पत्ती को दिखाया तो उसमें गार्ड सेल आया था, जब पत्ती का मैंने फिगर दिखाया था अभी, तो वही गार्ड सेल है। तो जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तनेज और पत्तियों की सतह पर भी होता है। इन छिद्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे देखिए छिद्र दिखाई दे रहा है, रंध्र छिद्र लिखा हुआ है पे।
हमने रंग की चर्चा की, स्टोमेटा की चर्चा की, स्टोमेटा का फिगर जिसमें ये स्टोमेटा का छेद है, इसी छेद के बारे में बात हो रही है। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन छिद्रों से होता है। तो जो पत्ती की सतहों पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं उससे ही गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन यहाँ तक ये जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने जड़ और पत्तियों सतह से भी होता है। मतलब गैसों का आदान प्रदान मतलब कि तने और जड़ से भी होता है, पत्तियों के अलावा। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, जल की भी जो हानि होती है, जैसे कि अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद करता है। मतलब इन पत्तियों से जल की भी हानि होती है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा जल होता है पौधों में वो इस पत्तियों से निकल भी जाता है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद करता है। इस छिद्रों से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो उस टाइम पर क्या करता है, ये छिद्र बंद हो जाता है, ये पोर बंद हो जाता है। जब प्रकाश जैसे गैसों का आदान प्रदान मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी के अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो उसी का आदान प्रदान हुआ यहाँ पर। इसके बाद छिद्रों का खुलना बंद होना दौड़ कोशिकाओं का एक कार्य है। ये जो दौड़ कोशिकाएं हैं ये छिद्रों को बंद करती हैं और छिद्रों को खोलती भी हैं, ये दौड़ कोशिकाएं। दौड़ कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती हैं और रंध्र का छेद खुल जाता है। जब इस दौड़ कोशिका के अंदर जल जाता है तो क्या करती हैं, ये दौड़ कोशिकाएं फूल जाती हैं और इस तब जब ये फूल जाती हैं तो छिद्र जो है, रंध्र का जो छिद्र है ये खुल जाता है। उसी तरीके से जब दौड़ कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बन जाता है। मतलब समझिए जब दौड़ कोशिकाएं फूलती हैं तो छिद्र खुल जाता है, और जब दौड़ कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं मतलब कि ऐसी हो जाती सिकुड़ जाती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। इन्हीं छिद्रों से, इन्हीं रंध्र के छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। जब गैसों का आदान प्रदान नहीं होना है तो ज़रूरत नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होना होता है तो ये बंद भी हो जाता है, ज़रूरत पे ही ये खुलता है। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर भी एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक लेबोरेटरी वर्क यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये लेबोरेटरी वर्क भी इसीलिए दिया हुआ है ताकि हम जान सकें कि प्रकाश संश्लेषण में प्रोफिट का क्या वर्क है। एक ये वर्क मैं आपको पढ़ा देती हूँ। लगभग समान आकार के गमले में 2 पौधे लीजिए, मतलब 2 आप समान आकार का गमला लीजिए जिसका साइज सेम हो, उसमें पौधे लीजिए। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए, अंधेरे कमरे में रख दीजिए 3 दिन तक उसको, जहाँ पे रोशनी ना आए। अब प्रत्येक पौधों को अलग अलग कांच पट्टियों पर रखिए। अब प्रत्येक पौधों को अलग अलग कांच की जो पट्टियाँ होती हैं उस पर रख दीजिए। एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया था। तो उन्होंने कहा 2 गमला लीजिए, उसको अंधेरे कमरे में 3 दिन तक रख दीजिए। अब प्रत्येक गमले के नीचे प्रत्येक पौधों को कांच पट्टिका पर रख दीजिए। कांच पट्टी पर रखने के बाद उसमें से एक पौधा जो होता है उसके पास आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। चित्र 6.4 के अनुसार दोनों पौधों का अलग अलग बेल जार से ढक दिया। अब दोनों पौधों का अलग अलग, जो दोनों पौधे थे उनको अलग अलग ढक भी दिया गया। जार से ढका गया था। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा दें जिससे वायु हो जाए। अब एक जार से दोनों पौधों को ढक दिया गया, उन्होंने कहा नीचे वैसलीन लगा दो ताकि उसके अंदर हवा ना जा सके जार के अंदर। लगभग 2 घंटों के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब दोनों पौधों को सूर्य के प्रकाश में 2 घंटे के लिए रख देते हैं। एक पौधे के पास अभी क्या रखा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जाँच कीजिए। अब उन्होंने कहा कि प्रत्येक पौधे से आप क्या करिए, प्रत्येक पौधे से आप क्या करिए, पत्ती तोड़िए और उसमें मंड की उपस्थिति की जाँच करिए। मतलब कि मंड मतलब स्टार्च, क्या दोनों पत्तियाँ समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं, इस क्रियाकलाप से क्या निश्चय है। तो मतलब कि ये एक लेबोरेटरी वर्क है जिससे कि यहाँ पर फिगर में शो भी किया गया है। एक लेबोरेटरी वर्क है, इसको जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। उपरोक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर आप क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसके आगे हम देखते हैं। अब हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा
आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति कैसे करते हैं स्वपोषी, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अनकच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। तब उनको अपने शरीर की ग्रोथ के लिए बाहर कुछ और भी सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। इस तरीके से बात हो रही है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल का आवश्यकता से करते हैं। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं वो अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की पूर्ति कहाँ से करते हैं, मिट्टियों से करते हैं। मिट्टियों से मतलब कि जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल होता है उसको अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी के लिए जाते हैं। अब मिट्टी में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम वो भी उपस्थित होता है, तो पौधे इसको भी अवशोषित कर लेते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है। अब नाइट्रोजन क्या है, पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ मतलब वृद्धि, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन में, फोटोसिंथेसिस में, ये सब चीज़ों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो गई है, पौधे में नाइट्रोजन कमी है, तो पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो पेल ग्रीन हो जाएंगी, मतलब हल्की ग्रीन करके हो जाएंगी या फिर येलो हो जाएंगी, और ये सब इसमें दिक्कतें आती हैं, ग्रोथ रुक जाएगी पौधे की। नाइट्रोजन क्या है, एक मेजर कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल का। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट या ये का नहीं होगा, ये या नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। तो नाइट्रोजन जो होता है, पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ले पाते हैं। तो नाइट्रोजन की पूरी एक साइकिल होती है, इसमें आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन कैसे नाइट्रेट में चेंज हो गया, कैसे पौधों ने उसको अवशोषित कर लिया। तो नाइट्रोजन की साइकिल है उसको मैं बता नहीं सकती हूँ, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना समझ लीजिए कि नाइट्रोजन साइकिल से ही नाइट्रोजन नाइट्रेट में चेंज होता है। पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट या फिर नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इन्हें ये जो नाइट्रोजन को लिया जाए नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में, तो ये कैसे अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो मतलब कि कुछ जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबियम है या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलने का काम करते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। तो ये यहाँ तक आपका ये पूरा हो गया है, तो आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एंड इसके बाद में विषम पोषी पढ़ाऊँगी। थैंक यू।